नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। आज के प्रोग्राम में हम जिन बड़ी खबरों में बात करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले पंजाब के बाद कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर भी नाअहल, 9 मई सजाओं का सीजन, तहरीके इंसाफ मुश्किल में, अगला फैसला इमरान खान। खुशखबरी, ट्रंप ने तजारती मुआहदे की तकमील का ऐलान कर दिया। ट्रंप पाकिस्तान पर मेहरबान, अमरीका भारत के लिए बड़ा खतरा, तेल के वसी तर ज़खायर, पाकिस्तान एशियन टाइगर। तो नाज़रीन, ये है हमारे आज के वो मौज़ूआत जिन पर हम बात करने जा रहे हैं और पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। हमें अतर काज़मी साहब ने आज ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सबसे पहले आज हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़े सेटबैक का सामना है। 9 मई को जो हमले हुए, फिर उस पर केसेस चले और फिर सजाएं भी हुई, लेकिन इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि सजाओं के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा नाअहल हो रहे हैं या नहीं। इस वक्त तहरीक इंसाफ की पूरी पार्लिमानी क़यादत सजा याफ्ता है। पंजाब के अपोजिशन लीडर को नाअहल कर दिया गया है। अब कौमी असम्बली और सेनेट के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज, दोनों रहनुमाओं को 9 मई केस में सजा हो चुकी है। क्या अब वो दोनों भी नाअहल होंगे? 9 मई के फैसले, फिर 5 अगस्त से शुरू होती हुई एहतजाजी तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? तो नाज़रीन, ये थे हमारे आज के वो मौज़ूआत और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 9 मई के जो फैसले सामने आ रहे हैं और हमने उसमें देखा कि कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर को भी नाअहल कर दिया गया है। तो मेरा सवाल अतर काज़मी साहब आपसे है, आप मुझे ये बताएं कि सजाएं तो अनाउंस हो गई हैं, तो अब क्या अगला जो स्टेप है वो नाअहलियों का है? अब हम नाअहलियां भी देखेंगे? मेरे ख्याल में ऑब्वियसली जिनको सज़ाएं हुई हैं, नाअहलियाँ पहले भी हमने देखा है, चाहे वो अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब हों, उनकी भी नाअहलियत हो गई, मलिक अहमद बचर साहब को भी, उसके अलावा दीगर जो लोगों को सज़ाएं हुई उनके हवाले से भी हमने देखा कि लोग तो नाअहल हुए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं, इलेक्शन कमीशन बड़ा प्रोएक्टिवली अब तक किरदार अदा कर रहा है, तो वो उनको नाअहल तो करेगा। लेकिन क्या इसके नतीजे में फ़ौरन हम इंतखाबात की तरफ या ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएंगे? वो इतना आसान नहीं होगा। अभी मियां अजहर साहब की वफात के बाद NA 129 की सिचुएशन हमारे सामने है। उसमें ख्वाजा साद रफीक साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि शायद वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने शायद उस पर माजरत कर ली है। उन्होंने कहा कि कुछ वजूहात की बिना पे मैं वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। तो ये इतने आसान नहीं होंगे ये इलेक्शन लड़ने। अगर आप साहबजादा हामिद रजा साहब की सीट देखें, 1,30,000 के करीब उनको वोट पड़ा हुआ है। इसी तरीके से मलिक बचर साहब को लाख से ज्यादा वोट पड़ा, ऑल्दो कि वो MP हैं। उमर अयूब साहब को 1,92,000 वोट पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में नाअहलियां तो होंगी, फौरन हम इंतखाबात की तरफ मुझे जाते हुए नजर नहीं आ रहे, पर यह मामला इसी तरह चलता रहेगा। सर, आपको नहीं लगता कि ये सब अचानक हो रहा है? मतलब जैसे कि एकदम से इस प्रोसेस को तेजी लग गई हो। ये काम आराम से चल रहा था पहले, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही इसको स्पीड अप कर दिया गया? देखें, एक तो जो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने इसमें बाकायदा नीचे अदालतों को हदायत दी थी कि 4 माह के अंदर आप अपने केस ये मुकम्मल करें। तो एक तो उसकी वजह से भी नीचे अदालतें जो हैं उनके केसेस में थोड़ी तेज़ी आई। फिर प्रोसिक्यूशन की भी ख्वाहिश थी कि मामला जल्दी से जल्दी जो है चलें, क्योंकि हुकूमत का यकीनन दिल होगा कि जो हमारे मुखालफीन हैं, अगर उनमें से किसी पे जुर्म साबित होता है तो उनको सज़ा मिले। और फिर उसके साथ साथ 5 तारीख की, अब आपको पता है कि एहतजाज की एक कॉल भी है। और कल आपने देखा कि इस्लामाबाद की एक अदालत ने 50 के करीब जो इनके रहनुमा हैं उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए, जिनमें ऐसे लोग भी हैं जिनकी अदालतों से जमानतें हो चुकी हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि तेज़ी हो रही है। और उसका बुनियादी जो मुझे पॉइंट नज़र आता है वो इमरान खान साहब के ऊपर और उनकी जमात के ऊपर एक तरह से दबाव बढ़ाना है। ये चीज़ उनको रियलाइज़ करवानी है कि आपके लिए अब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। अगर आप हमसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कुछ मामलात पे, तो तभी आपको यहाँ पे सियासी स्पेस मिलेगी, अदरवाइज इसी किस्म के हालात का आपको सामना रहेगा। वैसे दिलचस्प बात यह है काज़मी साहब के कॉम्प्रोमाइज कहीं पर नजर नहीं आ रहा, सेटलमेंट होगी भी नहीं जिस तरह का अभी तक स्टैंड लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। शहजाद भट्ट साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसको, इन फैसलों को आगे परसू किया जाएगा, वो इसे चैलेंज करेंगे? शुक्रिया मुनीज़े। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि पंजाब में बच्चर साहब कौमी असम्बली में और फिर शिबली फराज साहब सेनेट में,
ये बड़े दुख और अफसोस की बात है, इस पर खुश होने वाली बात नहीं है। इतने बड़े कायदीन को अगर सजाएं मिल रही हैं तो पूरी कौम इस पर अफसरदा होना चाहिए कि ये हम सब इकट्ठे हैं और इसी घर के अफराद है। अगर एक बच्चा अगर नाफरमान हो गया है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसको जो कैद है वो भी दे दी जाए। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि ये अब हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा। सवाल सिर्फ दो है। पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि ये जो सजाएं हो रही हैं या केपी के हुकूमत में जो करप्शन की लंबी दास्तानें हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि आप गौर करें कि एक बयान गंडापुर साहब का जो तालिबान के हवाले से है, भारत फेटफ में पाकिस्तान के खिलाफ केस जो है वो पेश कर रहा है गंडापुर के बयान पर। अब ये बयानिया देखिए भारत का कहां से चल रहा है और केपी के में कैसे उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। एक बयान गंडापुर का भारत का, अब केपीके में दहशतगर्दी हो रही है, वहां से दहशतगर्दी पूरे मुल्क में आ रही है, पाक फौज लड़ रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि जो एक ज़ेली तंजीम है केपीके हुकूमत की, पीटीआई की, वो ये कह रही है कि आर्टिकल 245 4 लानों का आर्टिकल है 245, आप भी मुझे से पढ़ ले, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है। अब कहा यह जा रहा है हमारे सूबे में अमन अमान है। ओ भाई तुम चाह क्या रहे हो? तुम तो अपनी जो तुम्हारी हल्का है उस हल्के में तुम रात को 6 बजे सड़क पे नहीं आ सकते। क्या वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो कह रहा है कि जनाब ये बता देते हैं, इल्जाम है, मैं नहीं लगा रहा। अब आप प्लीज तो ये मेरे क्या है सवाल को एड्रेस करें। मैंने आपसे पूछा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन फैसलों को चैलेंज करेगी? मुझे इसका हाँ या ना में जवाब दे दें और किस तरह करेंगे। मुनीज़े हाँ या ना में जवाब नहीं आते, ये मुल्क की सियासत है। 100% करेंगे, इसमें सवाल क्या है? सवाल का जो आपने पहला किया मैंने उसका जवाब आपको दे चुका हूं कि इस वक्त जो सियासत चल रही है, दुख और अफसोस की सियासत चल रही है कि पीटीआई के साथ जो हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो जिस वजह से हो रहा है वो ये है कि बयानिया जो है वो भारत नवाज नहीं चलेगा। जी मुनीज़े। ठीक है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन अमीर अब्बास साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अमीर अब्बास साहब, आप मुझे बताएं, बैरिस्टर गौहर का जो स्टेटमेंट है वो यही कह रहे हैं कि लगता है जमहूरियत डीरेल हो रही है। किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? वो जमहूरियत जिसमें कि असम्बलियां तहलील की गई थी, ये तस्वुर किया गया था कि हम ज्यादा पॉपुलैरिटी और मेजोरिटी के साथ वापस आएंगे, ये तो फिर अपने बोए हुए बीज ही काट रहे हैं। और अब फिर ये वाले जमहूरियत डीरेल वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मेरे ऊपर से गुजर रही है। असम्बलियां तहलील करना तो जमहूरियत डीरेल करना नहीं होता। अगर कोई शख्स पॉपुलैरिटी का क्लेम करे तो इससे तो जमहूरियत डीरेल नहीं होती। जमहूरियत डीरेल होती है जब आप असम्बली तहलील करें और पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि असम्बलियां तहलील करने की सूरत में आपने 60 दिन में या 90 दिन में इलेक्शन करवाना है, आप उसमें इलेक्शन ना करवाएं और 1 साल तक आप गैर मुंतखब अफराद को बिठा के उनसे हुकूमत चलाएं, जमहूरियत तब डीरेल होती है। कोई शख्स अगर ये दावा करे कि मैं मकबूल हूँ, पाकिस्तान के अवाम मेरे साथ है, इससे जमहूरियत डीरेल नहीं होती। जमहूरियत तब डीरेल होती है जब कोई शख्स ये दावा करे कि पाकिस्तान के अवाम मेरे साथ हैं, आए इलेक्शन करवाएं, अगर लोग मुझे वोट दें तो हुकूमत बनाना मेरा हक है, लेकिन आप 8 फरवरी को आप उसका मैंडेट उससे छीन लें, कुचक लें, छपट लें उसे और एक खुद साख्ता किस्म की हुकूमत लाके बिठा दें। जमहूरियत इससे डीरेल होती है। अच्छा, ये आपको किसने कह दिया है कि असम्बलियां तोड़ने से जमहूरियत डीरेल हो जाती? ये मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन जिसने जो कहना था ना वो जब हाथ से सब चीजें बाहर निकल गई तब आकर खुद बताया कि अरे मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, नियतें तो तब वाज़ेह हुई थी। ये मैं नहीं कह रही, ये बयानी ऑन रिकॉर्ड है। अगर वो उसके हाथ में कुछ नहीं था तो उसको उस वक्त खड़ा होना चाहिए था। अगर वो खड़ा नहीं हुआ तो गलत बात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसका भी आज के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो उस वक्त खड़ा नहीं हुआ तो उसका मतलब यह है कि उससे उसका मैंडेट छीन लिया जाए। अगर वो उस वक्त खड़ा नहीं हुआ तो बर वक्त इंतखाबात होते, पाकिस्तानी कौम उसको वोट से वोट आउट कर देती। उसका हल यह था कि आप रिजीम चेंज ऑपरेशन करें। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। कैसे हम जो आज हो रहा है इसकी दलील या इसका जवाब किसी माजी की गलती से दे सकते हैं? आपको इस मुल्क में तय करना पड़ेगा। अगर लोग अपने वोट की ताकत से इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर करते हैं वो सर आंखों पर, अगर वो शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में लेकर आते हैं सर आंखों पर। सर कता कलामी की माजरत, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ेपन का मुजाहरा कई बार किया और वो गए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास बैठे, हाल अहवाल भी किया, लेकिन
खान साहब के पास भी एक मौका था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हुई तो आते और बैठते फिर नवाज शरीफ के साथ बात करते, पॉलिटिकल पार्टी टू पॉलिटिकल पार्टी, और कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। खैर ये डिबेट बहुत लंबी हो जाती है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे बताएं, फैसल वावडा साहब कह रहे हैं कि वो कोई इंकशाफ करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, कि अंदर से ही कोई इंसाफ की बात सामने आ रही है। वो क्या है? अगर आपको पता है तो हमसे भी शेयर करें। देखिए, फैसल वाडा साहब तो पिछले कुछ 2.5 साल से मुख्तलिफ किस्म के सियासी इंकशाफात कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे वो इंकशाफात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया टॉक शो करते हैं, लेकिन उसमें से निकलता क्या है? निकलता सिर्फ यही है कि वो वाज़े तौर पर ये कहते हैं कि पीटीआई के ऊपर एक अजाब आने वाला है, पीटीआई के ऊपर एक सख्ती आने वाली है। बिल्कुल ठीक है, पीटीआई इस वक्त एक मुश्किल अमल से गुजर रही है और काश ये 9 मई ना हुआ होता तो पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक डिफरेंट मोड पे होती। लेकिन सबको पता है पाकिस्तान की सियासी तारीख का अगर आप जायज़ा लें तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। भट्टो साहब को भी ये फेस करना पड़ा, मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो को भी ये फेस करना पड़ा, नवाज शरीफ साहब को भी ये फेस करना पड़ा, अब बानी पीटीआई को भी ये फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से सियासत जो है वो सियासत जमहूरियत और कानून के दायरे कार में चलाने की बजाय सियासी इंतकाम की बुनियाद पर चलाया जाता है। तो इसलिए ये सारी सियासी जमातों ने भुगता है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी सियासी जमातें आपस में मिल बैठ कर कोई लाए अमल करने तैयार करने के लिए तैयार नहीं है, कहीं इत्तफाक राय पैदा करने के लिए तैयार नहीं है कि हमने अपनी सियासत को कैसे जमहूरी और आइनी और कानूनी बुनियादों पर चलाना है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की सियासत को किसी इंतकामी सियासत में लेके जाने की बजाय एक मफामत की सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से सजाएं सुनाई जा रही हैं, मुझे तो ये लगता है, जैसे अतर काज़मी साहब भी कह रहे थे, कि मफामत के दरवाजे अब बंद होते जा रहे हैं और हम मफामत करने की बजाय इंतशार की तरफ जा रहे हैं, बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। और इन सज़ाओं से पाकिस्तान के अंदर सियासी तकसीम जो है वो और ज़्यादा गहरी होगी, ये कम नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, इससे और ज़्यादा तकसीम पैदा होगी और हमारी जुडिशरी के ऊपर भी जो सवालात उठ रहे हैं वो भी बहुत अहम है। और जुडिशरी जिस तरह से बिहेव कर रही है उसमें भी लोगों की बड़ी रिजर्वेशंस हैं। तो मैं समझता हूं कि अब भी सियासतदानों के पास मौका है कि वो माजी की गलतियों से सीखें। लेकिन अगर वो नहीं सीखना चाहते हैं और उन्हीं गलतियों को दोबारा दोहराना चाहते हैं तो इससे पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत का कोई भला नहीं होने वाला। तजवीज़ तो आपने बड़ी खूबसूरत की है, लेकिन अगर मेरे तमाम पैनलिस्ट को ये बात याद हो कि जब चेंज ऑफ कमांड हुई थी तब आर्मी चीफ ने ये बात उसी दिन फरमा दी थी कि आप लोगों को आपस में बात करनी है। आई होप कि आप सबको इस बात का पता है। गुफ्तगू इस पर काफ़ी ज़्यादा की जा सकती है। मैं इस वक्त एक ब्रेक शामिल करना चाहती हूँ, जिसके बाद वापस आएंगे और डिबेट को ओपन करेंगे। तो आप सब हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और जिस तरह बड़े पैमाने पर नाअहलियां देखने में आ रही हैं, और हम ब्रेक पर जाने से पहले भी इसी पर बात कर रहे थे, तो अभी हम डिबेट को ओपन करते हैं। अतर काज़मी साहब, मैं डिबेट ओपन करना चाहती हूं और सवाल आपसे ही है कि जब पोजीशन वाजे है कि आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, आप एक दूसरे से बात करें, सियासी मुफाहमत करें, हल निकालें, तो फिर क्यों 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए हुए और मुल्की मुफाद में आकर बैठते नहीं और फिर कहते हैं कि एक पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है और उसके साथ ज्यादती हो रही है? क्या ये बयानिया दुरुस्त है? देखिए, अनफॉर्चुनेट है टू बी ऑनेस्ट। बात तो इन प्रिंसिपल आप बिल्कुल दुरुस्त है, सियासी लोगों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। लेकिन इसी मुल्क में हमने देखा 13-14 जमातें थी पीडीएम की, वो यही कहते थे कि हमने इमरान खान साहब से बात नहीं करनी, उसको लाने वालों से बात करनी, और फिर उन्होंने उन्हीं से बात की और उसका जो नतीजा निकला वो भी हमारे सामने है। तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई नून लीग में, पीपल्स पार्टी में और तहरीक इंसाफ के माबैन कोई बातचीत होगी। ऑल्दो के कभी कुछ इस तरह की मूवमेंट होती है, पेशरफ्त होती है, लेकिन इस वक्त ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में इस पोजीशन में है कि वो उनके मसाइल को हल कर सकें, बल्कि वो ये समझते हैं कि इनको हमारा मैंडेट दिया गया है और इनकी पुष्ट बनाई कहीं और से हो रही है, तो लिहाजा हमने इनसे बात नहीं करनी और ना ही मुझे ये बात होती हुई नजर आ रही है। आप जमहूरी रवैये तो देखें ना, आपने एक माहौल बनाना होता है। मुनीज़े, खैबर पख्तूनख्वा में जो मखसूस सीटों के ऊपर हुआ, आपको वोट पड़ा नहीं है, आपकी जनरल सीटें कम हैं, मखसूस सीटें आपने आपस में बांट ली हैं, वो सबके सामने है। दीगर जगहों के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया जा रहा है। ये हालिया सजाएं देख लें, क्या आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि सेनेट का ऑपोजिशन लीडर, कौमी असेंबली का ऑपोजिशन लीडर, मुल्क के सबसे बड़े सूबे का ऑपोजिशन लीडर, ये सारे लोग जो हैं वो उनको सजाएं हो जाएं? तो इस माहौल के अंदर अगर हम ये समझते हैं कि कोई बैठेगा बातचीत करेगा, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंतहाई काबिल एहतराम अतर काज़मी साहब, आप यहाँ पर दुरुस्त फरमा रहे हैं कि माहौल जो है वो नहीं है।
मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं और दो लाइनें सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो माहौल है बहुत सख्त हो गया, जो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन काज़मी साहब, ये जो आर्टिकल 245 की बातें केपी हुकूमत में हो रही है और जो गंडापुर का बयान ये फैटफ के ऊपर आया है और भारत उस केस में जा रहा है, क्या ये बयानिया भारत नवाज पॉलिसी नहीं है काज़मी साहब? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है भट्ट साहब। कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो अहम ओहदों पे लोग बैठे होते हैं, उनको बात करने से पहले नापना चाहिए, तोलना चाहिए और जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। अली अमीन साहब ने जो कुछ बयान दिया और फैटफ में अब कहा जा रहा है कि भारत रख रहा है, तो हमारे सारे सियासतदानों को सोचना चाहिए और इस तरह के बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। आई एग्री विद यू। काज़मी साहब, एक बात ये भी है ना कि जो बात आपने की कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी किसी किस्म की गुफ्तगू के लिए तैयार नज़र नहीं आते, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके अंदर भी ये कन्फ्यूजन है। यानी एक ग्रुप हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहता है, आपको याद है शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद और यास्मीन राशिद ने ख़त लिखा, लेकिन दूसरा ग्रुप वो कहता है कि मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं होंगे बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। तो ये जो पीटीआई के अंदर भी जो तजाद है कि हमें मुज़ाकरात हुकूमत से करने हैं या इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, इसकी वजह से भी तो पीटीआई जो है किसी अहम फैसले पे नहीं पहुंच पा रही कि हमें मफाहमत या मुज़ाकरात या बातचीत किससे करनी है। दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल आबिद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसमें इशू ये है कि असल में बात तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब की चलती है। बैरिस्टर गौहर हो जाएं, कुछ और मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हो जाएं, वो ये चाहते हैं कि इन सियासी जमातों के साथ भी बातचीत हो, लेकिन सलमान साहब जो खान साहब हैं वो उसके ऊपर राजी नहीं है। अब इन्होंने ये फैसला करना है कि ये इन सियासी जमातों के साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन फिलहाल अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, और मेरे ख्याल में सब एग्री करेंगे, जो सियासी कुव्वतें हैं वो अपना वक्ती मफाद देख रही हैं और इस किसी एक चीज के ऊपर एग्री नहीं कर रहे। ठीक बात कर रहे हैं, इंतहाई काबिल एहतराम काज़मी साहब आप। लेकिन सर ये भी देखना होगा, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाह रही हूं कि एपीसी दोनों की तरफ से बुलाई जाती है। एक एपीसी हम देखते हैं हुकूमत की तरफ से बुलाई जाती है तो एक दूसरी तरफ से, मगर दोनों में मुकम्मल तौर पर शिरकत नहीं की जाती। तो फिर इसमें तो कोई दो बात है ही नहीं कि कौन किसके साथ ताउन नहीं करना चाह रहा। असल में ये दोनों ही एक दूसरे को साथ लेकर नहीं चलना चाह रहे हैं। अमीर अब्बास साहब से पूछ लें। अमीर अब्बास साहब, आप मुझे बताएं, अभी जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है, आपको नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमती पार्टीज के लिए भी इसमें एक लेसन है? अगर तो ये कहें कि ठीक है ये सब तो फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो अगर ये अपने माजी से नहीं सीखेंगे तो ये तो इनको भी दोहराना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, आप देखें 1977 से पीपल्स पार्टी पिछले 45 साल से 50 साल से वो सुबह शाम इस कौम को जमहूरियत की यकीनी दिलाती रही है। नवाज शरीफ साहब 1981 से लेके 1990-91 तक, फिर उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो, वो डेमोक्रेट बन गए। तो सवाल तो बनता है कि इमरान खान तो पहली बार आज ये सब कुछ भुगत रहा है जो उसके साथ हो रहा है। उसके साथ तो इससे पहले नहीं हुआ था, बाकी इनके साथ तो बार बार हुआ, कई बार हुआ। ये 3-3 4-4 बार इक़्तिदार से निकाले गए। इन्होंने क्या सबक सीखा? इमरान खान तो एक वो रह गया था इस निजाम में, जो एक बड़ी सियासी जमात थी वो रह गई थी, उसने मार नहीं खाई थी, अब उसने भी मार खा ली, अब वो भी इनके साथ आगे खड़ा हो गया। अब वो क्या कंडक्ट करता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कल को वो पावर में आके वो डेमोक्रेट रहता है या, लेकिन इनका कंडक्ट तो हमारे सामने है ना। ये तो आज हम सरे दस देख रहे हैं कि ये तो सबसे बड़े आइन और जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के अलमबरदार थे, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी की बात करते थे। इन्होंने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था जिसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कोट अनकोट मेंशन है अदलिया की आजादी होगी। इन्होंने तो, ये तो सिग्नेटरी है उस सीओडी के। ये क्या कर रहे हैं आज? इनसे भी तो कौन पूछे ना, जो कर रहे हैं, जो और इस मुल्क में कुछ हो रहा है वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। ये इस वक्त आज अगर नवाज शरीफ खड़ा हो जाए एक लम्हे के लिए और वो कहे कि मैं ठोकर मारता हूं ऐसे इक़्तिदार को, मैं 3 दफा का वज़ीर आज़म हूं, मेरी बेटी के पास भी अगली 20-25 साल की एक्टिव पॉलिटिक्स है, वो फिर बन जाएगी चीफ मिनिस्टर। मेरा भाई एक दफा प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन ऐसा इक़्तिदार जो जिल्लत का तौक बन गया, हम ठोकर मारते, क्या फर्क पड़ जाएगा मियां साहब को? यहां से उठ के नवाज शरीफ वो दुरुस्त फरमा रहे हैं अमीर अब्बास साहब, मुनीज़े आपकी इजाजत से दुरुस्त फरमा रहे हैं अमीर अब्बास साहब, मुनीज़े आपकी इजाजत से 2 लाइनें कहना चाहता हूं। असल बात तो सिंपल सी ये है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त बहुत लड़ाई है, और जो लड़ाई है उस पर जो नाकदीन है वो ये कह रहे हैं कि महमूद खान अचकजई को जिम्मेदारी 5 अगस्त की सौंप कर इमरान खान ने अपनी जमात पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है कि मैं नहीं मानता। यही बात अमीर अब्बास भाई आप भी बता दें, अमीर अचकजई
महमूद खान चकजई को जो दिया है, क्या राय है? प्लीज बोले। शहजाद भट्ट साहब मेरी बात सुने। इस वक्त ये जमात के अंदर जो मसाइल पैदा हुए हैं ना, वो इसी वजह से है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जा रहा है और क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली खान साहब के साथ ये लोग कम्युनिकेट तो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहां तक अमीर अब्बास साहब आपने ये बात की कि नवाज शरीफ साहब को खड़े हो जाना चाहिए और स्टेटमेंट देना चाहिए, ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा, तो क्या ये पहल हमेशा नवाज शरीफ साहब नहीं करनी है? क्या इमरान खान साहब बीमार हो तो नवाज शरीफ साहब को ही जाना चाहिए? कुछ भी हो तो क्या पहल उन्हीं को करनी चाहिए? एक बार पहल यहां से भी हो लेने दें, इधर से भी पैगाम आ लेने दें कि नवाज शरीफ साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम टेबल पर बैठना चाहते हैं, हम मुल्की मुफाद में बात करना चाहते हैं, हम इंतशार नहीं चाहते। तो ये तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, एक तरफ से करेंगे तो फिर बैलेंस आउट कैसे करेंगे? खैर, अभी जो हम नाअहलियां देख रहे हैं बड़े पैमाने पर, इसमें एक कंफ्यूजन सी ये है कि अब आने वाले वक्तों में क्या होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद का अगला लाहेअमल क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि एक खुशखबरी है, ट्रंप ने तिजारती मुआहदे की तकमील का ऐलान कर दिया है। तो कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। और पाकिस्तान जो कि हार्ट ऑफ एशिया है, एशियन टाइगर बनने को तैयार है, एक खुशखबरी मौसूल हुई और वो ये है कि ट्रंप ने तिजारती मुआहदे की तकमील का ऐलान कर दिया है। तब्दील होती दुनिया के साथ पाकिस्तान भी दुनिया में जंगी, सफारती और तरक्की की फहरिस्त में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत को पूरी दुनिया में इस वक्त जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ आयद हो चुका है। ट्रंप की ट्वीट से पाकिस्तान में ऑयल रिसोर्सेज के मुतल्लिक और अमेरिका से कामयाब तिजारती ताल्लुकात पर बहसो मुबाहिसा जारी है। अमेरिका और भारत के दरमियान जारी तिजारती कशीदगी से पाकिस्तान किस तरह फायदा उठा सकता है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने, और सलमान आबिद साहब और शहजाद भट्ट साहब तो हमारे साथ पहले से मौजूद थे। तो मैं चाहूंगी कि मसूद अहमद साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। सर, आप मुझे बताएं कि आप क्या देख रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया है और उसकी जानिब अब हम गामजन हो चुके हैं। ऐसे में ये जो मुआहिदा तय पाया है अमेरिका से, इसका पाकिस्तान को डायरेक्टली क्या बेनिफिट हो सकता है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो साउथ एशिया में पॉलिसी शिफ्ट भी हम देख सकते हैं और स्ट्रेटेजिक बैलेंस भी अभी साउथ एशिया में चेंज हुआ है, और पाकिस्तान की हमने देखा कि मार्के हक के बाद रेलेवेंस बढ़ गई है। पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक, पाकिस्तान का प्रोफाइल बढ़ गया है। पाकिस्तान हैज बिकम इंटरनेशनल प्लेयर है, इसके साथ साथ एज ए पीयर कॉम्पिटिटर माना जाता है अब साउथ एशिया में। पहले इंडिया की एक इजारादारी थी कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो लेकिन पाकिस्तान ने उसको भी मलियामेट कर दिया एंड पाकिस्तान इज नो हाइफेनेट किया जाता है विद इंडिया। दैट इज वन थिंग। सेकंड, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिसीजंस लिए हैं, देखें कि एक आप समझ लें खुशगवार किस्म की हम मैसेज वहाँ से मैसेजेस देख रहे हैं अमेरिका से। स्पेशली देखें जो अभी टैरिफ लगा 19% लगा है, लेकिन इसके साथ साथ उसने पहले जब ट्रुथ सोशल में बात की थी, ही सेड कि पाकिस्तान के साथ हमारी डील हुई है, और उसके बाद तो उन्होंने कहा था वी विल वर्क टुगेदर, और स्पेशली उन्होंने कहा था हमारा फोकस रहेगा कि पाकिस्तान में स्पेशली जो ऑयल रिजर्व्स हैं ऑफशोर हैं, उस पर उन्होंने कहा हम मिलकर काम करेंगे। वी आर सिलेक्टिंग ए कंपनी जो उसको आगे लेके जाएगी। तो मेरे ख्याल में एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान का फ्यूचर में एक्सेस ज़्यादा होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। एट प्रेजेंट है कि हमारी एक्सपोर्ट से 5 बिलियन प्लस के एक्सपोर्ट से जो हमारे मेनली टेक्सटाइल है, लेकिन इस ऐलान के बाद 10 बिलियन से ज़्यादा ये ऊपर हो जाएंगी। और उसके बाद ये है कि आपके बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, चाहे माइंस एंड मिनरल्स में आती है, आपकी क्रिप्टो करेंसी में भी इसके इफेक्ट्स होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी होंगे। और इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान के जो आप जो प्लेयर के तौर पे है कि पाकिस्तान को जब हम कंपेयर करते हैं विद इंडिया, तो हर चीज़ में हमने जो पॉजिटिव चेंज देखी है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में लोग कहते थे कि हॉक्स बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, लेकिन एक देखें हमने अभी देखा पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रो पाकिस्तान है। अब क्रेडिट जाते हैं, हमारी रिसेंट इंटरेक्शंस हुई है
अमेरिका के साथ जो कनेक्टिविटी हुई है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का विजिट था, इसके बाद हुई और ट्रंप से मुलाकात हुई, फिर इसके बाद डार साहब की रिसेंट विजिट थी, और इसके बाद आप देखें कि जिस तरह से एक जो पाकिस्तान ने कोशिश की है कि ट्रस्ट जो है दैट हैज बीन रिस्टोर बिटवीन द टू कंट्रीज, और इसके बाद से ये चीज़ें आगे चल रही है। और देखें फिर हमने इंडिया के हालात भी देखे हैं। सो पाकिस्तान के पास अभी देखें कि डिप्लोमेटिकली भी हमारे वी हैव बीन सक्सेसफुल, मिलिट्रीली भी हमने साबित कर दिया कि साउथ एशिया में हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की एक हम कहते हैं कि जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल पाकिस्तान का दैट हैज रिजन अपवर्ड किया है, और अब पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस दुनिया में मानी जा रही है। और इस डिसीजन के बाद और जो 19% टैरिफ आया है, तो अब मैं देख रहा था कि लोगों में जो बिजनेसमैन है उसको पॉजिटिव तौर पर देख रहे हैं, जबकि इंडिया में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वहाँ पे बात की कि वो वक्त भी आएगा जब इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीदेगा, तो मेरे ख्याल में इंडिया वाले कह रहे थे, मैं अभी अल जज़ीरा को सुन रहा था, उन्होंने कहा ये प्रोवोकेटिव है और बिलो द बेल्ट किस्म की स्टेटमेंट है। सो मेरे ख्याल में इसके वजूहात में हम नहीं जाते हैं क्यों उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। सर, ना सिर्फ भारत की तरफ से बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, बल्कि जिस तरह भारत हमें धमकाने की कोशिश करता है, आप देखें ये तो इस रीजन में एक बुली का किरदार अदा कर रहा है, और इस बुली को लगाम डालना भी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान मरसूस और मार्का हक में जो चपेड़ भारत को रसीद की है, भारत तो उसको अपने आने वाली नस्लों तक याद रखेगा। और फिर अब ऊपर से हम देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से जो मुआहिदा पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, और फिर उस पर अमेरिकी सदर का ट्वीट, डेफिनेटली कितनी शर्मिंदगी का सबब होगा ये। शहजाद भट्ट साहब, आप क्या कहते हैं? ठीक कह रही हैं मुनीज़े आप, जो इस वक्त हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ब्रिगेडियर साहब काबिल एहतराम भी फरमा रहे थे, ट्रंप की जो बात है, तेल की जो बात है, अगर ज़रा आप गौर करें ना थोड़ा सा, तो पाकिस्तान की जो अमेरिका को बरामदात हैं वो सालाना 6 अरब डॉलर तक जाती है। अच्छा, मुल्क की कुल बरामदात का 18% और 75 से 80% टेक्सटाइल वाली बात है। सवाल यहाँ पर यह है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने जो 19% जवाबी टैरिफ हम पे आयद किया, भारत पर 25%, ये हमारी कंट्री के लिए इंतहाई अहम चीज़ है इस वक्त। लेकिन मैं यहाँ पर काबिल एहतराम चूँकि ब्रिगेडियर साहब मौजूद है, ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह कौमी असम्बली यहाँ लड़ाइयाँ, वहाँ भारत की असम्बली में लड़ाइयाँ, मोदी रह रहा है कि मोदी जा रहा है? जी हाँ, देखें भट्ट साहब, मेरे ख्याल में बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही है। हमने देखा कि अभी आप देखें कि अव्वल तो वो इन्वाइट कर रहे थे कि लोकसभा में या राज्यसभा में जाकर डिस्कशन में न बैठे, लेकिन उसके पहले मोदी साहब के आने से पहले उन्होंने सिचुएशन एक बिल्ड करने की कोशिश की। जिस तरह इंडिया का खासा है फेक इनकाउंटर्स, फेक रिकवरीज, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, डिस इंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, एस्पियोनेज। तो आप देखें जो वाकया हुआ ऑपरेशन जो देव था, सो इट वाज बाय डिजाइन किया गया था ताकि वो सिचुएशन ऑप्टिक्स को बनाया जाए। और फिर देखें कि वो जो 3 बंदे मारे गए, तो उसके साथ उन्होंने जो वेपन्स की रिकवरी दिखाई, तो उसमें तस्वीर में नजर आ रहा था क्लियर कट कि वो मजल में वहां पे कपड़ा लगा हुआ था, जबकि देशट की एक्सटेंसिव फायर के बाद ये चीज़ें रिकवर हुई हैं। ये फौज में हम डस्ट कवर कैप लगाते हैं, अगर वो ना हो तो कपड़ा लगाते हैं, तो इसका मतलब था कहीं से लाके इनके साथ बॉडीज के साथ रखिए। सो फ्यूचर में मजीद आप ऐसे वाकयात देखेंगे। जो कल का वाकया हुआ है कि शिव शक्ति जो उन्होंने किया है LOC के पास, अगेन एक ड्रामा स्टेज किया गया और उन्होंने कहा ये वो मास्टरमाइंड इसमें था पहला गांव वाला। फिर आप देखें कि उन्होंने अग्नि 5 तो उनकी तरफ से बनाए जाते हैं ना, उन्होंने काउंटर नैरेटिव तो तैयार करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने काउंटर नैरेटिव में भी कभी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर जिस तरह से सफारतकारी कर रहा है वो बेहतरीन है। लेकिन सलमान आबिद साहब को भी शामिल करना है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे बताएं, अभी ये जो ऑयल रिसोर्सेज तलाश हुए हैं, आने वाले वक्तों में क्या पाकिस्तान सऊदी अरब या ईरान से ज्यादा रिच हो सकता है ऑयल एक्सट्रैक्शन में? अभी को अगर आप देखें कि ये रिसोर्सेज अभी तो अनाउंस हुए हैं, लेकिन अभी से डिस्कवर करना बाकी है, इन्हें पूरा निकालना किस तरह से है, वो एक अगला मरहला है पूरा। लेकिन इस पूरे तनाजुर में अगर आप देखें तो हमारे लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, चाहे वो मादनी रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में है। ये जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती
माहिदा हो रहा है, ये खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो इम्कानात तो बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के पास, अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ रही हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से अवेल करता है, किस तरह से इंश्योर करता है, किस तरह से उसको या जिस तरह से कामयाबी हासिल करता है। और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि कल तक ये जो पाकिस्तान इंडिया कशीदगी थी, उससे पहले अमेरिका का सारा झुकाव भारत की तरफ था और ये कहा जाता था कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ है। और बहुत से लोगों ने ये लिखा था कि अब अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान डेफिसिट जो है वो डे बाय डे बढ़ता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान इंडिया कशीदगी के बाद हमने जो एक नया एपिसोड देखा है कि उसमें अमेरिका का पाकिस्तान पर इत्मीनाद बहुत बढ़ गया है। चीन का इत्मीनाद पहले से पाकिस्तान में था और यूरोपियन यूनियन भी पाकिस्तान पर अपना इत्मीनाद बढ़ा रही है। अब ये जो अमेरिका का इत्मीनाद पाकिस्तान पे बढ़ा है वो यकीनी तौर पे भारत के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि भारत इस वक्त सबसे ज़्यादा इस बात पे परेशान है कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं उससे हमें कितना नुकसान हो सकता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ तो गेन की हैं, अपनी सफारतकारी के महाज पे उसने अपने नंबर्स जो हैं वो बढ़ाए हैं और उसने खासतौर पर अपनी डिफेंसिव पोजीशन के अंदर भी, स्ट्रेटेजिक पोजीशन के अंदर भी अपनी पोजीशन को मेंटेन किया है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बल्कि शुक्रिया तो हमें अल्लाह ताला का भी अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ अ ब्लेस्ड कंट्री जहाँ पर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं। इसकी जो जियो स्ट्रैटेजिकल, जियो पॉलिटिकल, हर एतबार से जो इसकी लोकेशन है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है और पूरी दुनिया की तवज्जो भी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इसी वजह से मौजूद है। पाकिस्तान एशियन टाइगर है, रीजनल टाइगर बनने जा रहा है, लेकिन भारत जहां बात करता है कि वो विश्वा गुरु बनेगा, लेकिन उसके लिए पहले तो भारत को विश्वा सेवक बनने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से अभी भारत को पूरी दुनिया की तरफ से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। तो उसको अपनी पोजीशन भी क्लियर करनी है, तभी अपनी जगह पर बना सकता है, अदरवाइज इस चीज़ का तो कोई इम्कान नहीं है। जाते जाते मेरे साथ अलामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी जो कि अमीर मुत्तहिदा जमीयत अहले अहदीस हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करना चाह रहे हैं, जिस तरह के माशरे में हम देख रहे हैं इंतशार फैल रहा है तो इसको किस तरह से रोका जाना चाहिए। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में पुरअमन और मुतदिल माशरे की तश्कील किस तरह से मुमकिन है, सर इस पर जरा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा एक पुरअमन मुआशरे, मुस्तहकम मुआशरे की तश्कील के लिए नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे लिए कामिल नमूना रखती है। इसलिए अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना उस्वा हसना वो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगानी में है। आपने रियासत मदीना तैयबा जब तश्कील फरमाई तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर सिर्फ मुसलमान उस वक़्त आबाद नहीं थे। रियासत मदीना के शहरियों में जहाँ मुसलमान थे और मुसलमान भी कई कबाइल से वो उनमें मुनकसिम थे। मिसाल के तौर पे अंसार सहाबा थे, औस खजरज, और इसी तरह मुहाजिरीन थे और मुहाजिरी मुख्तलिफ वो कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे। इसी तरह वहाँ पर गैर मुस्लिम भी मौजूद थे। तो आपने उन सब को साथ मिलाकर एक मजबूत, एक मुस्तहकम रियासत मदीना तैयबा की बुनियाद रखी और आपने इसके लिए एक बड़ा तारीखी, मैं समझता हूँ, एक बयानिया दिया उस वक़्त। एक तारीखी आपने दस्तावेज क़यामत तक के लिए इंसानियत को बतौर रहनुमा अता की, जो मिसाक मदीना के नाम से हम सब जानते और पहचानते हैं। और सीरत मुबारका की कुतुब के अंदर, कुतुब हदीस के अंदर जो मोतमद हमारी किताबें हैं, लिटरेचर है, उसके अंदर उसकी तमाम तफसीलात, उसकी तमाम जुज़ियात तक वो महफूज हैं। तो आज भी उनसे हम उसी तरह इस्तेफादा कर सकते हैं कि हमने अपने अपने दीन के अंदर, अपने अपने मजहब के अंदर रहकर, अपने अपने मसलक, अपने अपने मकतब फ़िक्र के अंदर रहकर भी हम उसी तरह मिसाक मदीना से इस्तेफादा कर सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और एक मजबूत, एक मुस्तहकम रियासत जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की शक्ल में अल्लाह ने अता की है। हमें अल्लाह की इस अजीम नेमत का शुक्र भी अदा करना है और इसकी हमने कदर भी करनी है और हमने इसके इस्तेहकाम के लिए, इसके अमन व अमान के लिए और इसकी मजबूती और खुशहाली के लिए भी अपना अपना किरदार अदा करना है। बेशक इस वक्त भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। मुसलमान अगरचे सबसे बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक इस्लामी जमहूरिया है, मगर इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखते हैं एक बड़ी तादाद में क्रिश्चियन मौजूद हैं, एक बड़ी तादाद में हिंदू भी मौजूद है, सिख बरादरी यहाँ पर मौजूद है, कुछ पारसी यहाँ पर रहायश पजीर है और यहाँ के शहरी हैं।
हमने उसी तरह मिसाक मदीना से इस्तेफादा करते हुए, वहां से रोशनी हासिल करते हुए, उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम जो हमारे हम वतन हैं और हमारे इस मुल्क के, इस रियासत के हिस्सा, हमने उनको भी उसी तरह लेकर चलना है। उन्हें हमने जान, माल, इज्जत, आबरू और अपनी इबादत और अपनी इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाना है और हमने उनकी इस हिफाजत को यकीनी बनाना है। ये हमारे ऊपर बैसियत मुसलमान भी जिम्मेदारी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़तल मुवाहिदन औ कल्लफ़हु फ़ौक़ ताक़तिही अना हजीजुहु यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन में हर उस गैर मुस्लिम जो मुसलमान रियासत के शहरी था और वहाँ के मुसलमानों ने उसको नाजायज कत्ल कर दिया और बगैर किसी सबूत के, प्रूफ के, किसी तासुब की बना पर और अदालत से हटकर, रियासत से हटकर खुद ही कोई फैसला सुना के कत्ल कर दिया ना हक, और या उसको उसकी ताकत से ज्यादा किसी मुसीबत में, जिम्मेदारी में डाल दिया, तो फरमाया मैं क़यामत के दिन उसका मुकदमा खुद अल्लाह की अदालत में उस मुसलमान के खिलाफ पेश करूंगा। तो ये हमें तालीम दी गई है, ला इकराह फिद्दीन। हमने दीन में किसी के साथ जबर नहीं करना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी। हमारा दीन इस्लाम बड़ा इत्मीनान का दीन है, इस बात की इजाजत भी नहीं देता। अल्लामा ज़ियाउल्लाह कारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह के बताया गया है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, कुरान करीम में भी ये बारहा कहा गया है कि हमें इस किस्म के काम नहीं करने जिससे इंतशार पैदा होता है, और अभी अल्लामा साहब ने भी इस पर बखूबी गुफ्तगू की है। तो इसमें हमारे लिए सबक है, हमें इसे सीखना चाहिए ताकि माशरे में एक सुधार पैदा हो सके, क्योंकि अभी हम जो बिगाड़ देख रहे हैं उसका सुधार तो हमें सिर्फ दीन की रोशनी में ही दिखाई देता है। शहजाद भट्ट साहब, आपका भी शुक्रिया। सलमान आबिद साहब का भी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बान।